नमस्कार दोस्तों। आज आप सुन रहे हैं पब्लिक इंटरेस्ट का एक इमरजेंसी पॉडकास्ट। ये एक ऐसा पॉडकास्ट है जो दिल से निकला है, देश विदेश के उन 204 लोगों के लिए जो अब हमारे बीच नहीं रहे। एयर इंडिया की एक फ्लाइट क्रैश हो गई है। इस फ्लाइट में कुल 242 लोग सवार थे, लेकिन अब 204 परिवार हमेशा के लिए सूने हो गए और बाकी 41 लोग अस्पताल में अपनी जिंदगी से लड़ रहे हैं। हमने ये पॉडकास्ट उसी रात को रिकॉर्ड किया है जिस दिन यह हादसा हुआ है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि आखिर ये भयानक हादसा हुआ कैसे, कौन कौन सी लापरवाहियां रही हैं जिसकी वजह से इतने लोगों ने अपनी जान गंवा दी, और क्या किसी भी कोशिश से ये जानें बचाई जा सकती थी। हम चाहते हैं कि आप ये पूरा पॉडकास्ट जरूर सुनें, क्योंकि ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये उन परिवारों का दर्द है जिनका सब कुछ उजड़ गया है। हम वो पहले लोग हैं जो इतनी बड़ी त्रासदी पर सच्चा और पहला पॉडकास्ट लेकर आ रहे हैं। तो हमारी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस पॉडकास्ट को प्लीज पूरा सुनिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि सच्चाई दब ना जाए और सवाल जिंदा रहें। और हम कामना करें कि जो लोग अपनी जान गंवा चुके हैं उनके परिवारों को शक्ति दें। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मोहित। बहुत अच्छा टाइम तो नहीं है ये, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी। मुझे लगता है कि जब लोग घूमने निकलते हैं बड़ी आशाओं के साथ जाते होंगे, कुछ लोग बिजनेस के लिए जाते हैं, कुछ परिवार से मिलने जाते हैं, कुछ शादियों के लिए जाते हैं। कभी कुछ सोच के नहीं जाता कि कुछ हादसा हो जाएगा, हमेशा ये सोच कर जाता है कि एक मेमोरी क्रिएट करके उसको वापस लेकर आएंगे। और बहुत सारे लोग यहाँ से मेमोरी क्रिएट कर अपने अपने घर जा रहे थे। इतना बड़ा हादसा हो गया। एयर इंडिया एक बड़ी कंपनी जो आज टाटा संभालती है, ये हादसा एक नॉर्मल हादसे की तरह इसको देखा जाए, या फिर ये एक बहुत अलग तरह से कुछ टेक्निकल फॉल्ट हुआ है जो विरले ही कभी होता है? तो हाउ डू यू सी दिस? ये हादसा जो हुआ है, ये इंडिया के एविएशन हिस्ट्री में चक्री दादरी के बाद सिंगल एयरक्राफ्ट का सबसे बड़ा हादसा है। पहला हादसा है जिसमें किसी ने जान गंवाया हो। तो ये सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड के लिए इतना महत्वपूर्ण एक्सीडेंट है कि सबको हिला के रख दिया इस एक्सीडेंट ने। सर, और बोइंग को लेके पहले भी बहुत सारे कंट्रोवर्सीज हुई हैं। मेरे ख्याल यूएस में तो बीच में ये हुआ था कि उन्होंने पूरी की पूरी वहाँ पर फ्लाइट्स भी शायद कैंसिल करी थी, आई एम नॉट श्योर, बट उस पर इंक्वायरी तो ज़रूर हो रही थी। और ये कहा गया था कि इनकी फ्लाइट्स के साथ कुछ तो प्रॉब्लम है जिसको रेक्टिफाई करना चाहिए। वो रेक्टिफिकेशन यूएस तक ही रह गया, वो इंडिया में कभी नहीं आया क्या? वो जो बवाल खड़ा हुआ था, पूरे बोइंग का कंट्रोवर्सी, जो उनका चेक्स जो अ, उनके ऊपर ऑडिट हुआ था एफएए का, और सेनेट कमिटी भी बैठा हुआ था, वो 737 मैक्स जहाज के लिए था मोस्टली। ओके। बोइंग 787 का जब से 16 इयर्स बैक सर्विस में आया है, छोटे मोटे फॉल्ट्स तो हमेशा रहे हैं। हाइड्रोलिक सिस्टम के फॉल्ट्स रहे हैं, उनका बैटरी का थर्मल रनअवे का फॉल्ट्स रहे हुए इंजन्स। मगर इस पर्टिकुलर जहाज में जो अभी एयर इंडिया का जो जहाज था 7878, इसमें इंजन था जनरल इलेक्ट्रिक का जेनेक्स्ट 1B इंजन था। वो नेक्स्ट जनरेशन इंजन्स माने जाते हैं, मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट। और इस कैटेगरी ऑफ लॉन्ग हॉल एयरक्राफ्ट के लिए इस इंजन, सिर्फ 2 इंजन में, पहले के लॉन्ग हॉल एयरक्राफ्ट में आप बोइंग 747 ले लो, एयरबस 340 ले लो, सब में 4 इंजन थे। बोइंग 777 के बाद ये पहला एयरक्राफ्ट था जो 787 के जो जेनेक्स्ट इंजन्स के साथ इतने लॉन्ग फ्लाइट कर पा रहे थे। तो इंजन्स का ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा है कि आज तक ये पर्टिकुलर इंजन में, कतार एयरवेज का एक बोइंग 787 में एक इंजन किसी फ्यूल प्रॉब्लम के साथ बंद हुआ था 2019 में। उसके अलावा इस कैटेगरी ऑफ इंजन्स में आज तक, जब से ये सर्विस में आया है, सेफ्टी रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा रहा है। तो 787 एयरक्राफ्ट के बाकी और प्रॉब्लम थे, मगर इंजन रिलेटेड तो आज तक प्रॉब्लम नहीं था। डू यू सी एज इंजन प्रॉब्लम? क्या ये सच में इंजन की ही प्रॉब्लम हो सकती है? इंजन बंद हुए हैं तभी वो जहाज नीचे गया है। इंजन थ्रस्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे। इंजन किस लिए थ्रस्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे, उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं।
उसमें बर्ड गुस्सा हुआ हो सकता है, कोई टेक्निकल फॉल्ट हुआ हो सकता है, कोई फ्यूल प्रॉब्लम हुआ हो सकता है, कोई ऑयल प्रॉब्लम हुआ होगा, कोई इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम हुआ हो सकता है। बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं जिसके वजह से इंजन थ्रस्ट प्रोड्यूस नहीं किया या इंजन टोटली बंद हो गया। जो ओके। भी हुआ है, इंजन थ्रस्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे, तभी जहाज नीचे गया। लेकिन उड़ने के कुछ सेकंड्स के अंदर ही जहाज गिर गया। कई रिपोर्ट्स में आ रहा है कि वो 600 फुट पे था, कुछ में आ रहा है कि 450 फुट पे था, लेकिन वो बहुत हाइट पे नहीं था। लेकिन उतनी हाइट पे जाने के बाद जो टायर्स हैं, वो तो अंदर चले जाने चाहिए थे। ये पहले से ही कुछ टेक्निकल फॉल्ट लग रहा है कि टायर्स ही नहीं अंदर गए इतनी हाइट पे लेने के बाद। बिल्कुल, ऑन एवरेज तरीके में मैं जब जब भी उड़ता हूँ, 50 फीट तक क्लाइंब इंडिकेट करने लगता है इंस्ट्रूमेंट। हुँ। तो हम चेक करते हैं पॉजिटिव रेट ऑफ क्लाइंब, मतलब जहाज सही में चढ़ रहा है तो लैंडिंग एयर अप कर देते हैं। तो 50 फीट के 50-60 फीट तक हम लैंडिंग एयर अप कर देते हैं। तो इसमें भी पायलट ने ज़रूर किया होगा। क्यों लैंडिंग एयर ऊपर नहीं गया, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया, पहले पहले भी बोइंग में हाइड्रोलिक के प्रॉब्लम्स थे। अगर इंजन बंद होने के कगार पे थे, धीरे धीरे कम हो रहा है थ्रस्ट और हाइड्रोलिक सिस्टम काम भी नहीं कर रहा है, वो भी एक वजह हो सकता है कि लैंडिंग एयर ऊपर नहीं गया, या कोई और तकनीकी खराबी की वजह से लैंडिंग एयर ऊपर नहीं गया। तो रीज़न कुछ भी है, लैंडिंग एयर नीचे नहीं रहना चाहिए। 4,400 फीट तक तो बिल्कुल ही नहीं। सर, आप खुद फ्लाइट उड़ाते हैं, आप एयरफोर्स में भी रहे हैं। उसके प्लेन्स तो बहुत ही एडवांस लेवल होते हैं। कमर्शियल फ्लाइट्स के प्लेन थोड़े से अलग होते हैं। तो आपने कभी ऐसा देखा कि इस तरह की कंडीशन में हो सकता है ट्रेनिंग्स में भी सिखाया जाता हो जब आप ट्रेनिंग्स करते हैं, क्या इस तरह के हादसे को जो आज हुआ, इसको टाला जा सकता था या और कोई तरीका हो सकता था इससे बचने का? जब हम सिमुलेटर में प्रैक्टिस करते हैं, नॉर्मली एक इंजन फेलियर बिल्कुल, जब आप जहाज उड़ने वाला है उस टाइम पे, वो स्पीड कहते हैं V1, डिसीजन स्पीड होता है V1। वो पहला स्पीड है जब उससे पहले अगर कोई भी वार्निंग आया है या कोई भी फेलियर आया है, जहाज को जमीन पे ही रोक दिया जाएगा। V1 डिसीजन स्पीड है। V1 पार कर गए आप, तब आप जहाज को उड़ने दोगे, कोई भी इमरजेंसी हो, इंजन बंद हो गया हो, आग लग गई हो, कुछ भी हो, V1 के बाद जहाज उड़ेगा। एक बार हवा में चले गए, उसके बाद इमरजेंसी एक्शंस लिए जाएंगे। वापस आना है, को फ्यूल बर्न करके वापस आना है, कोई इंजन बंद करना है, सारे डिसीजंस जो है उड़ने के बाद होंगे। तो V1 डिसीजन स्पीड है। अगर ये उड़ गए, मतलब जो भी हुआ है उस स्पीड के बाद हुआ है इस जहाज में भी। तो मतलब V1, मतलब इसमें V1 होगा 140-150 नॉट, मतलब ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर पर आवर के स्पीड तक पहुंच चुका है जहाज। हुँ। तो V1 तक तो सब कुछ सही चल रहा होगा, सारे इंजन ठीक चल रहे हैं, ऑटो थ्रॉटल भी चल रहा है, फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल है इसमें, सब कुछ सही चल रहा होगा। V1 के बाद हुआ है जो भी हुआ है। तो क्योंकि ये उड़ चुके हैं, मेरे हिसाब से उस टाइम तक तो कुछ गलत हुआ नहीं जहाज में। जो भी हुआ है V1 की स्पीड के, मतलब उड़ते ही। आई विटनेस के अकाउंट्स भी है कि उन्होंने लाउड बैंग साउंड सुना है, मेटेलिक साउंड सुना है, और जो लोन सर्वाइवर है उसने भी न्यूज़ एजेंसीज को बताया कि लाउड नॉइज आया था, उसके बाद जहाज नीचे के जाने लगा। इसके रीज़न क्या हो सकते हैं लाउड नॉइज़ के? लाउड नॉइज का, या तो इंजन में कोई जो ब्लेड्स होते हैं हुँ, वो टूट के इंजन के अंदर चले गए, ये पॉसिबल है? पॉसिबल है। अगर कोई मटेरियल फेलियर हुआ है, कोई इंजन के अंदर से टुकड़ा, 1 इन मिलियन चांस है। अगर पॉसिबिलिटी, स्पेकुलेशन है अभी फिलहाल, जब तक फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर का रिकॉर्डिंग नहीं आएगा, हमें तो पता नहीं किस स्टेज पे या किस हाइट पे, किस स्पीड पे इंजन के थ्रस्ट कम होने लगा। वो तो उसके बाद पोस्टमार्टम, जहाज का पोस्टमार्टम होगा, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर के सारा डेटा निकलेगा, तब पता चलेगा हमें। मगर आई विटनेस के अकाउंट्स या वीडियोस के बेसिस पे जो हमें पता लग रहा है कि एक लाउड साउंड आया था,
वो किस वजह से आया था। हो सकता है कंप्रेसर स्टॉल हो, इंजन का कंप्रेसर है, उसमें हवा खींचेगा, उसको कंप्रेस करेगा, उसमें फ्यूल ऐड करेगा, उसको आग लगाएगा, उसमें से जो एग्जॉस्ट निकला है उससे थ्रस्ट जनरेट होगा। ये सिंपल जेट इंजन का फिलॉसफी। लेकिन आज एक न्यूज़ चैनल पे एक लड़का आया था, उसने बताया कि दिल्ली से पहले फ्लाइट अहमदाबाद गई थी, उसके बाद इसको लंदन जाना था वहाँ से, तो एक कनेक्टिंग फ्लाइट थी। वो दिल्ली से जाकर अहमदाबाद उतर गया था, तो वो ये बता रहा था कि बहुत सारी कमियाँ उसने बताई। उसने ये भी बोला कि मैंने एक्स पर इसको ट्वीट भी करा, सब कुछ करा मैंने बताने के लिए कि क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें कि एसी नहीं काम कर रहा था और इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं काम कर रहे थे। वो तो बहुत नॉर्मल सी बात है, एयर इंडिया की फ्लाइट्स में काम ही नहीं करते हैं। लेकिन एसी का नहीं काम करना और लोग किताबों से या मैगज़ीन से पंखा करना, ये बहुत नॉर्मल चीज़ देखी गई है। उसका और इंजन से कोई ताल्लुकात है नहीं। लेकिन एक और चीज़ इसमें उसने बोली कि जब लैंड कर रहे थे, मौसम बहुत क्लियर था। जब वो लैंड कर रहे थे लेकिन फ्लाइट में कैप्टन ने या पायलट ने ये बात बोली, अनाउंस करा कि वेदर इज़ वेरी क्लियर बट स्टिल यू मे फेस सम टर्बुलेंस। इज़ इट आल्सो वेरी नॉर्मल? बिल्कुल, वो नॉर्मल है इस सीज़न में। जब गर्मी बढ़ जाती है, हुँ, अप ड्राफ्ट्स और डाउन ड्राफ्ट्स, हवा गर्म होती है, तो हवा गर्म होती है तो ऊपर उठती है, नीचे आती है, तो हवा के रुख बदलने से टर्बुलेंस होता है। उसको क्लियर एयर टर्बुलेंस कहते हैं। बिल्कुल आपको साफ मौसम दिखेगा, मगर तब भी टर्बुलेंस होगा। बट ही आल्सो मेंशन वन मोर थिंग देयर कि उसके विंग्स में जो फ्लैप्स होते हैं, उसमें भी उसको कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी दिख रही थी। वो नॉन एविएशन पर्सनल है, उनको पता भी नहीं नॉर्मल क्या होता है, अब नॉर्मल क्या होता है। तो वी शुड डिस्काउंट हिज व्यूज मोर एज सेंसेशनलिज्म हुँ, रादर देन एन एक्सपर्ट व्यू। ओके। ओके, तो उनके ट्वीट्स भी आप पढ़ोगे, हुँ। इट इज मोर टुवर्ड सेंसेशनलिज्म रादर देन एनी सब्सटेंस टू इट। तो आई विल नॉट एज एन प्योर एविएशनल प्रोफेशनल, आई विल टेक द जो उन्होंने बातें बताई है उनको मैं नज़रअंदाज करूँगा कि एक पैसेंजर के गर्मी लगने की वजह से, टीवी नहीं चलने की वजह से फ्रस्ट्रेशन निकालने वाला ट्वीट है रादर देन एनी सेफ्टी रिलेटेड ट्वीट। सो आई वांट टू आस्क वन मोर थिंग हियर। जब एक बारी कोई भी प्लेन सपोज दिल्ली से अहमदाबाद गया, वो लैंड किया, तो जब वो वापस उड़ेगा तो वापस से टेक्निकल चेक्स होते हैं। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल एंड टू एंड, इंजन से लेके टायर टेम्परेचर से लेके फ्यूल, इलेक्ट्रिक सिस्टम्स, हर चीज का चेक होगा। एक सेट प्रोसीजर है, एसओपी है, चेकलिस्ट है, दोनों इंजीनियरिंग का भी और पायलट का भी। पायलट भी पूरे जहाज का चारों तरफ एक इंस्पेक्शन करेगा। एक चेकलिस्ट है पायलट्स का कि क्या देखना चाहिए, कोई कहीं से ऑयल लीक हो रहा है या ऑयल लेवल चेक करना है, टायर प्रेशर, सब कुछ पायलट के चेकलिस्ट में है। दोनों अंदर और कॉकपिट में घुसने के बाद पूरा चेकलिस्ट है, डिजिटल चेकलिस्ट है। इनफैक्ट बोइंग 787 में आप कॉकपिट के अंदर एक एक चीज चेक करोगे, उसको टिक मार्क करोगे, तब वो ग्रीन होगा, तब आप अगला चेक पे जा सकते हो। तो चेक्स एंड बैलेंसेस तो बहुत ज्यादा है, उसमें कोई कमी हो ही नहीं सकती कि अगर कुछ हुआ आप उस जहाज को रिलीज ही नहीं कर सकते। लेकिन इसमें आपको क्या लग रहा है कि टेक्निकल बिल्कुल सब कुछ ठीक था बिल्कुल टेक ऑफ सब करने कुछ, के बाद? बिल्कुल सब कुछ ठीक होगा तभी जहाज रिलीज हो सकता है। बट हाउ इज दिस मॉडर्न पॉसिबल कि वो कुछ ही सेकंड्स में गिर गया अगर टेक्निकल चेक सब कुछ कंप्लीट हो गए? ऐसा लग रहा था कि जैसे जहाज उड़ा और जैसे एक कागज का जहाज होता है, उड़ते ही साथ कुछ सेकंड्स में नीचे आ गया। तो टेक्निकल चेक को हम क्या फेल मान सकते हैं यहाँ पर? एविएशन में एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं स्विस चीज। हम्म, स्विस का चीज जो होता है, चीज स्लाइसेस में छेद होते हैं बहुत सारे। हम्म, कभी भी स्विस का ट्रेडमार्क है, स्विस चीज को हमेशा कितने अच्छे चीज है मतलब उतना अच्छा फर्मेंट हुआ है। हम्म, तो अगर 4 5 7 10 चीज के स्लाइस इकट्ठा लगा दो तो सारे छेद में से एक छेद ऐसा होगा, जब सारे अलाइन होंगे तभी 10 के 10 चीज स्लाइसेस के बीच में एक छेद से सब कुछ पार हो सकता है। वो 1 इन मिलियन चांस है कि स्विस चीज मॉडल कहते हैं सेफ्टी में कि 1 इन मिलियन चांस ऐसा होगा कि सारे होल एक जैसे अलाइन हुए, तब जाके परफेक्ट डिजास्टर का वो एक रेसिपी बनता है। तो इसमें भी ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस समझ लो आप कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद
V1 स्पीड के बाद सडनली कुछ ऐसा हुआ कि इतने जल्दी सब कुछ स्विस चीज के सारे एक के बाद एक के बाद एक के बाद सारे होल अलाइन होने लगे कि 30 सेकंड में व्हील अप होने से लेके व्हील डाउन होने तक सब कुछ खत्म हो गया. तो दिस इज अ वेरी रेयर केस. इट इज नॉट नॉर्मल. दैट इज व्हाई इट इज अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट इन नॉट जस्ट इन इंडियन एविएशन मगर पूरे दुनिया में कि ऐसा क्यों हुआ है इस तय तक. तभी आप देखोगे यूके का भी एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन टीम आ रहा है, एनटीएसबी, यूएसए का भी एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन टीम आएगा, बोइंग का भी टीम आएगा. तो कोई कहे कि अरे इंडिया में तो कुछ कभी सच बाहर नहीं आएगा. अब तो इतने सारे एजेंसीज है, आप सच नहीं निकालोगे वो निकाल लेंगे क्योंकि उनके भी सिटीजन इन्वॉल्व है. बोइंग का रेपुटेशन स्टेक पे है, यूएसए का रेपुटेशन स्टेक पे है क्योंकि बोइंग कंपनी यूएसए का है. ट्रम्प का रेपुटेशन स्टेक पे है, वो भी चाहेंगे कि असलियत बाहर निकले कि किसका प्रॉब्लम था. टेक्निकल प्रॉब्लम था, पायलट का फॉल्ट था. असलियत छुपेगा नहीं इस इंसिडेंट. इसमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी दिख रही है लोगों को, क्योंकि एक्स सीएम गुजरात भी उसमें थे और उनका भी देहांत हो गया. अब लोगों का कहना यह है कि क्या कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हो सकती है, लेकिन जितना सिक्योरिटी चेक होता है इंडिया में, हमने देखा है उस लेवल का सिक्योरिटी चेक के बाद फिर तो अगर ऐसा कुछ है जिसको हम क्लेम नहीं कर सकते लेकिन लोग ऐसा बोलते हैं, हाउ डू यू सी दैट? I would totally rubbish any claims of sabotage या कोई कॉन्स्पिरेसी थियरी. इंडिया में तो सिक्योरिटी का एंट्री गेट नहीं क्रॉस कर सकते. करेक्ट. यूएसए में चले जाओ, यूरोप में चले जाओ, अंदर जाके आप सिक्योरिटी से पहले तक तो जाके बैठ के रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हो. सिर्फ सिक्योरिटी होल्ड नहीं क्रॉस करते, बाकी सब तो आप पूरे एयरपोर्ट के अंदर घूम घाम के वापस आ जाओ. जी. इंडिया में तो एक बार आपने बोर्डिंग कार्ड ले लिया, बाहर वापस आने के लिए अलग से प्रोसीजर है. सीएसएफ वाला स्कॉट करेगा, एक रजिस्टर में एंट्री होगा, एयरलाइन का रिप्रेजेंटेटिव आएगा. इतने सारे चेक्स एंड बैलेंसेस है हमारा. कोई एक इंसान को एयरपोर्ट के अंदर घुसना तो मतलब 10 लेयर सिक्योरिटी क्रॉस करना पड़ेगा कि कोई कॉन्स्पिरेसी थियरी हो भी हो. और एक्स सीएम गुजरात एक पैसेंजर है. बीजेपी का पार्टी को पता होगा कि वो ट्रैवल कर रहे हैं, उनके आसपास के रिश्तेदार को पता होगा, कार्यकर्ताओं को पता होगा. उससे ज्यादा तो एक बार एयरपोर्ट के अंदर घुस गए, इज लाइक कोई और पैसेंजर. आपके साथ में अगर आपको पता नहीं एक्स सीएम गुजरात कौन है, आपके बगल में बैठे होंगे बिजनेस क्लास में, आपको पता लगेगा एक और पैसेंजर है. हम ऐसे हवा क्रिएट करते हैं कि हाँ बहुत बड़ा आदमी है, एक बार बाहर चेयर से निकल गए वो तो आम आदमी है, बाकी सब खेले तो. एक बंदा उसमें बच गया, बड़ा मिरेकल मान रहे हैं इसको. इतने बड़े हादसे में जहां पर कोई नहीं बच पाया, और उस बिल्डिंग में जहां पर ये प्लेन गया, उस बिल्डिंग के अंदर जो स्टूडेंट्स थे, एमबीबीएस कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, उनमें से भी कुछ की मृत्यु हो गई या कुछ लोग बहुत बुरी तरह से घायल हो गए. लेकिन इस पूरे गेम में एक बंदा बच जाता है. ये बड़ा सोचने वाली बात है. हाउ इज दिस ऑल्सो पॉसिबल? सर, मिरेकल्स हैपन, ट्रस्ट मी. जापान में देयर वाज अ एयरक्राफ्ट व्हिच वेंट इनटू अ माउंटेन में घुस गया था. उसमें 5 सर्वाइवर निकले. यहाँ तो मुश्किल से 100 नॉट का स्पीड भी कम होगा. जिस स्पीड पे इम्पैक्ट हुआ है वो तो कुछ भी नहीं है. वहाँ तो 700 किलोमीटर पर आवर या 800 किलोमीटर पर आवर पे पहाड़ के अंदर घुस गया, तब भी 6-7 लोग बच गए. सी में क्रैश हो गए, 25 लोग बच गए. तो मिरेकल्स डू हैपन. हो सकता है एट द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट वो कहाँ उड़ के गिरे, उनके ऊपर क्या गिरा. हो सकता है कि दरवाजा उनके ऊपर गिर गया, तो जो फायर आया है इट्स लाइक अ फायर बॉल. एक बार उड़ गया तेल, उसके बाद तो जहां जहां गिरा है वो आग लगा हुआ है. वो तो एक इनिशियल फायर बॉल है. बम उड़ गया, बार बार थोड़ी बम फूटता रहेगा. तो अगर 60 टन फ्यूल इसमें था, उसका इक्वल अगर आप फिजिक्स में कैलकुलेट करोगे, कम से कम 300 टीएनटी बोलते हैं बम. तो इतना इम्पैक्ट. तो बिल्डिंग तो बहुत छोटी चीज है. इतना फ्यूल
उड़ेगा तो कुछ तो इम्पैक्ट होगा जमीन पे। लोग कह रहे सब कुछ काला है, सब इतना तो यार 60,000 पाउंड इज ऑलमोस्ट 30,000 किलोज ऑफ एविएशन फ्यूल, केरोसिन समझ लो आप, सबसे फ्लेमेबल है, पेट्रोल से भी ज्यादा। तो इतना फ्यूल बर्न होगा तो उनके ऊपर कुछ तो गिरा होगा कि वो बच गए वो इनिशियल फायरबॉल से। बट हाउ डू यू सी दिस ऑल्सो दैट टाटा के पास एयर इंडिया है अब, और टाटा को बहुत अच्छा माना जाता है क्वालिटी में, गाड़ियाँ उनकी बहुत अच्छी मानी जाती है, लेकिन जब एयरप्लेन की बात आई, अभी तो हम टेक्निकलिटीज़ तो आप ज़्यादा समझ सकते हैं, लेकिन एक आम इंसान क्या देखता है। मैं अपना एग्जांपल आपको बताता हूँ। लास्ट ईयर मैं एक इंटरनेशनल ट्रिप करा रहा था, और मैं जनरली मैं एयर इंडिया नहीं लेता हूँ फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो। आई ऑलवेज ट्राई टू फ्लाई विद एमिरेट्स, लेकिन वहाँ के लिए मुझे एयर इंडिया मिली, मैंने ले ली क्योंकि हम काफ़ी लोग जा रहे थे। हम जब वापस इंडिया आए और रनवे पर जब हम लैंड कर रहे थे, सडनली वो लैंड करते करते वापस टेक ऑफ हो गया, और बहुत अलग तरह से टेक ऑफ हुआ, एंड एवरीवन वाज स्कैर्ड। तो हमें लगा पता नहीं क्या हुआ है। हमें ये नहीं बताया कि हुआ क्या था, क्या टेक्निकल फॉल्ट था उस फ्लाइट में, लेकिन बस पायलट ने ये बोला था कि हमने ट्राई किया, वी कुड नॉट लैंड, वी आर गोइंग फॉर द सेकेंड ट्राई। जहाँ तक मुझे लगता है शायद लैंडिंग गियर्स नहीं खुले होंगे। और बहुत सारे लोगों ने ट्वीट भी करा है, कमेंट्स भी करे हैं, बहुत सारी चीज़ें, वीडियोस बनाई है, और उन्होंने बताया है कि एयर इंडिया की फ्लाइट्स पे बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स अगर रेगुलर आ रही है और प्लेन्स अगर पुराने हो गए हैं, उनका चेक सही से नहीं हो रहा, तो टाटा को इस पे स्टैंड लेना चाहिए, या हाउ डू यू सी इट, हाउ टाटा विल बी एबल टू रेक्टिफाई द प्रॉब्लम्स? See, Tata as a company has had a ethos of, excellent customer service. Whether you look at their hotels, their software industry, everywhere, that ethos is being ingrained into the new system. अभी उन्होंने टेक ओवर किया है, बहुत लोगों को उन्होंने निकाला भी है। एक जहाज के लिए पहले शायद 30-50 लोग होते थे, इंडिगो में वही काम 10-12 लोग करते, तो मैन पावर को भी लीन करना पड़ेगा। तो वो सिस्टम्स एंड बैलेंसेस धीरे धीरे हो रहे हैं। जहाज की जब की बात आती है, मुझे कोई डाउट नहीं है, एयर इंडिया का इंजीनियरिंग जो है वर्ल्ड में सबसे बढ़िया माना जाता है। आज तक मैंने कभी नहीं सुना, ना किसी एयर इंडिया के पायलट, ना किसी और एविएशन के इंसान से, कि उनके इंजीनियरिंग, एज फार एज एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस की बात आती है, कभी भी ऐसा कोई मैंने बात सुनी नहीं कि कोई शॉर्टकट लिया। हाँ, कस्टमर सर्विस, यस, बहुत बहुत लोगों से सुना है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। या तो इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट, टीवी नहीं काम कर रहा, सीट थोड़ा सा टूटा हुआ है, टेप लगा हुआ है, वो जो कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे बदल रहा है। जहाज रिफर्बिश हो रहे हैं, इंटीरियर बदल रहे हैं, वो टाइम लगेगा। बट एयरक्राफ्ट पर से मुझे नहीं लगता कि कभी भी सेफ्टी पे कॉम्प्रोमाइज कभी किया उन्होंने, या कभी कोई करेगा। इन टर्म्स ऑफ बिजनेस आप ये मान के चलो, एक जहाज का नुकसान जो है कम से कम आपको 10 साल पीछे ले जाती है। कोई भी एज ए बिजनेसमैन, क्या आप 10 साल पीछे जाना चाहोगे? क्या उतना रिस्क उठाना चाहोगे? मुझे नहीं लगता। कस्टमर सर्विस, यस, हो सकता है थोड़ा लैक्स है, वो धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया नए जहाज़ों पे, जो एयरबस 350 है, बहुत ही बढ़िया जहाज़ है, बहुत ही बढ़िया सर्विस है। क्रू उन्होंने नए तरीके से यूनिफॉर्म्स चेंज किया, उनका ट्रेनिंग भी अलग से है, यंग क्रू लगाया हुआ है, तो धीरे धीरे बदलेगा वो एज फार एज कस्टमर सर्विस। बट इंजीनियरिंग की बात में मुझे नहीं लगता कि कोई गुंजाइश ऐसा है, ना एयर इंडिया हो, ना इंडिगो हो, ना कोई भी एयरलाइन हो, कि कोई शॉर्टकट लेगा। ओके सर, एक टर्म का इस्तेमाल हो रहा है अभी, ब्लैक बॉक्स, बहुत बार हमने सुना है। पूरा प्लेन खत्म हो जाता है, लेकिन ब्लैक बॉक्स बच जाता है, फिर उसको ढूंढकर उसमें से सब कुछ निकाला जाता है। प्लीज एक्सप्लेन टू आवर ऑडियंस कि ब्लैक बॉक्स होता क्या है, ये काम कैसे करता है, इसके फीचर्स कैसे होते हैं, और किस चीज़ से बना होता है कि सब कुछ डैमेज होने के बाद भी बचा रहता है। पहले ज़माने में जो है ब्लैक बॉक्स में 2 कंपोनेंट होते थे। एक है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, कॉकपिट में जो भी ट्रांसमिशंस हो रहे हैं,
रेडियो पे हो या आपसी में बात हो, वो सब कुछ रिकॉर्ड करता है। आजकल 2 घंटे का मिनिमम रिकॉर्डिंग मैंडेटरी है। मॉडर्न डे जहाज़ों में 4 घंटे का भी रिकॉर्डिंग का फैसिलिटी है, और ये जो लॉन्ग हॉल एयरक्राफ्ट है, पूरी फ्लाइट का रिकॉर्डिंग हो सकता है। डिजिटल रिकॉर्डर्स है आजकल। सीवीआर और एफडीआर, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, ये दोनों कंपोनेंट मिला के ब्लैक बॉक्स किया जाता था, का नाम दिया जाता। ब्लैक बॉक्स का कलर कभी ब्लैक नहीं होता, वो फ्लोरेसेंट ऑरेंज होता है, ताकि आपको क्रैश में आराम से दिखे, और या वाटर में अगर गिर गया हो तो तब अंडर वाटर उसको आइडेंटिफाई करना आसान हो, इसीलिए उसको फ्लोरेसेंट ऑरेंज कलर रखा जाता है। इसमें बहुत सारे सिस्टम है, कम से कम 1000 डिग्री सेल्सियस तक वो टेम्परेचर विथस्टैंड कर सकता है। वो 30 जी ग्रेविटी विथस्टैंड कर सकता है, और अंडर वाटर भी वाटर टाइट होता है, अंडर वाटर भी स्टैटिक प्रेशर भी विथस्टैंड कर सकता है। तो उसका बिल्ड जो है, एयरक्राफ्ट का सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया जो है, वो है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है, आजकल कुछ जहाज़ों में CVDR कहते हैं, कॉकपिट वॉइस प्लस डेटा रिकॉर्डर, दोनों कंबाइन कर दिया, आजकल डिजिटल रिकॉर्डिंग है। तो इस कॉम्बिनेशन को ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। और इस क्रैश में नॉर्मली ये एयरक्राफ्ट के टेल के आसपास होता है, और टेल पूरा इंटैक्ट था, और अभी न्यूज़ में भी आया, सारे न्यूज़ चैनल्स में भी कवर किया। शाम को पहुंची थी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो का टीम 6-7 बजे, और अमित शाह जी के जाने के बाद उन्होंने पूरा एरिया टेक ओवर किया और सैनिटाइज किया एरिया को। तब तक लोग आसपास कोई भी कहीं पे भी घूम रहा था, उन्होंने कॉर्डन ऑफ किया है, और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर उन्होंने ऑलरेडी रिकवर किया है, तो वो इंटैक्ट है। नॉर्मली 24 से 48 घंटे के अंदर पूरा डेटा बाहर उसमें से निकल जाएगा। तो अभी जितना छोटा ये टाइम रहा है, टाइम फ्रेम ही नहीं था, तो इस केस में क्या रिकॉर्ड हुआ होगा? सब कुछ रिकॉर्ड होगा। जब से कॉकपिट में बैटरी ऑन किया, तब से रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगा। ओके। तो आप जो कह रहे हो ना, इंजीनियर आएगा कॉकपिट के अंदर, पायलट से सिग्नेचर लेगा लोड शीट का, कि कितना बैगेज लोड हुआ है, कितना फ्यूल लोड हुआ है, कितने पैसेंजर है, कितने क्रू है, सब कुछ वो लोड शीट पे लिखा होगा, और कैप्टन का सिग्नेचर होगा। जब वो अंदर आएगा और कैप्टन से बात करेगा, वो भी रिकॉर्ड होगा, वो बातें भी रिकॉर्ड होंगी। वो बात भी रिकॉर्ड होगा। तो बेसिकली आप ये जब कह रहे हैं से कि जहाज का बैटरी ऑन हुआ, सब कुछ रिकॉर्ड होगा। ये जो हादसा हुआ जिसमें कि बहुत कम टाइम था, मतलब लेस देन अ मिनट हम कह सकते हैं, तो इसमें सिर्फ यही बताया गया होगा कि ये फेलियर हुआ है, या जो इंजन में हर क्या एक फेलियर, चाहे वो इंजन का हो, कोई वार्निंग आया हो, कितना स्पीड था, कितना टेम्परेचर था, सब कुछ रिकॉर्ड हुआ। सर, कॉकपिट के अंदर जब आप फ्लाई करते हैं, उसमें बहुत सारी मशीनरीज होती है, तो इस तरह के हादसे जब होते हैं तो उसमें क्या क्या सिग्नल्स आ सकते हैं या आए होंगे? क्या सब कुछ फेल हो चुका होगा, सब रेड हो चुका होगा? कुछ भी फेलियर आएगा, उसका आपको 2 वार्निंग होते हैं। एक होता है ऑरेंज एम्बर कलर का, एक होता है रेड। रेड इज वार्निंग, एम्बर कॉशन है। जैसे आपका ट्रैफिक लाइट का सिग्नल है ऑरेंज और रेड। ऑरेंज मतलब भैया देख के चले, और रेड मतलब रुक जाओ। सेम जहाज में एम्बर मतलब कॉशन, कि मतलब कुछ गलत हो रहा है, आप ध्यान रखिए। और रेड आया मतलब वार्निंग है, कुछ मेजर फेलियर हुआ है, उसका इमीडिएट आपको कुछ करना है। तो एज पायलट हम जब सिमुलेटर में ट्रेन करते हैं, कोई भी रेड वार्निंग आए, उसका कुछ ना कुछ इमीडिएट एक्शन होगा, बिना आपका चेकलिस्ट देखे हुए। इसको कहते हैं मेमोरी आइटम्स। तो जैसे इंजन फेल हुआ है, इमीडिएट एक्शन बिना कुछ देखे हुए, कि भैया इस स्पीड पे क्लाइम करना है। जैसे ही क्लाइम करना शुरू है, अंडर कैरेज अप करना है, और V2+10 स्पीड है, उस स्पीड पे आपको क्लाइम करना है। और जब इस सारे ऑब्स्टिकल से क्लियर हो गया, आप लेवल ऑफ ऑल्टीट्यूड कहते हैं, उस टाइम पे एक्सेलरेट करके फ्लैप्स अप करना है। तो ये सब बिना कुछ देखे हुए।
और इस जहाज पे तो इतना एडवांस्ड है, अगर एक इंजन फेल भी हो जाए, एसिमेट्रिक थ्रस्ट कंट्रोल कहते हैं 787 में, वो सिस्टम है कि आप एक इंजन के साथ भी 70,000 पाउंड का थ्रस्ट मिलेगा आपको, कि आप आराम से जमीन से ऊपर आप उड़ सकते हो। इस तो केस में इतने फिर दोनों ही फेल हुए हैं इसका हाँ, मतलब। तो इतना फॉर एन एयरक्राफ्ट टू गो डाउन लाइक दिस, दोनों इंजन बंद हुए होने चाहिए, तभी ये नीचे गया होगा। ये थोड़ा अनयूजुअल नहीं है? अनयूजुअल बिल्कुल है, तभी भी तो मैंने बोला रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है कि जहां टेक ऑफ के बाद दोनों इंजन फेल हुए हैं। वैसे 787 में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है, मगर लैंडिंग के बाद। ओके। लाताम एयरलाइंस का 787 का, आई थिंक 2023 या 2019, आइदर ऑफ द एग्जैक्ट डेट नहीं पता, बट लैंडिंग के बाद, बट ये वाला इंजन नहीं था, वो रोल्स रॉयस ट्रेंट 1000 था, जिसमें बहुत सारे फेलियर पहले भी हो चुके हैं 787 में। वो ट्रेंट 1000 इंजन रोल्स रॉयस का, बट नॉट जेन नेक्स्ट जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन। इसका बट डू रिकॉर्ड तो यू सी दिस वे दैट अगर ये हुआ है अब, और आप कह रहे हैं कि बहुत सारी टीम्स भी आएंगी, वो बहुत कुछ करेंगी, सिर्फ इंजन के लेवल पर ही इंक्वायरी होती है या फिर नहीं, पूरा एयरक्राफ्ट के पूरा लेवल पे होगी? एयरक्राफ्ट का एक एक हिस्सा, पुर्जा, वेदर, एयरक्राफ्ट जब लैंड किया उससे पहले, पायलट घर से जब निकला था उसका क्या मेंटल स्टेट था, सब कुछ इन्वेस्टिगेट होगा। पिछले एक महीने में कितनी फ्लाइटें की उसने, उसका फैटीग लेवल क्या था, उसका ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट कब हुआ था अल्कोहल के लिए, सब कुछ निकलेगा, सब कुछ। ये भी पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं लोग? एज अ पायलट आपको बिफोर हर फ्लाइट, इंडिया में तो इतना स्ट्रिक्ट है, आउटसाइड ऑफ इंडिया तो वो रैंडम चेक करते हैं ब्रेथ एनालाइजर फॉर अल्कोहल फॉर पायलट्स, और वहां पे टॉलरेंस भी है 0.02 तक अलाउड है कुछ कंट्रीज में। इंडिया में तो टॉलरेंस 0.00 है, 0.001% भी आपका ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट में अल्कोहल आया तो आपको 3 महीने सस्पेंड कर देंगे। क्या आप चेकलिस्ट बता सकते हैं कि जब ये इंक्वायरी होगी तो क्या क्या चीजें देखी जाएंगी अब, फ्लाइट के अलावा और फ्लाइट के साथ भी? दोनों ही चीजें बताइए प्लीज। पायलट्स का लाइसेंसिंग चेक किया जाएगा, एयरक्राफ्ट का सारे डॉक्यूमेंटेशन, एयरक्राफ्ट एयरवर्दी था, लास्ट सर्विसिंग कब हुआ, लास्ट इंस्पेक्शन कब हुआ, हेड टू टो एयरक्राफ्ट का सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन चेक होगा। टायर कितने पुराने थे, इंजन ऑयल कब लास्ट भरा गया, हाइड्रोलिक ऑयल कब लास्ट भरा गया, सब कुछ चेक होगा एंड टू एंड। पायलट के घंटे कितने थे, कितना एक्सपीरियंस था, लास्ट कब फ्लाई किया इस रूट पे, क्या उनका इस रूट पे रिलीज हुआ था, कॉम्पिटेंसी चेक हुआ था, लास्ट ट्रेनिंग रिकॉर्ड निकाला जाएगा, सिमुलेटर रिकॉर्ड निकाला जाएगा, सिमुलेटर में इन पायलट का परफॉर्मेंस कैसा था वो भी निकाला जाएगा। उसके बाद एटीसी का पूरा ट्रांसक्रिप्ट निकाला जाएगा, रडार का रिकॉर्ड निकाला जाएगा, वेदर का सारा, विंड्स कितना था, टेम्परेचर कितना था, ओके। वो सब रिकॉर्ड होंगे। उसके बाद एक एक चीज ब्रेकेज से निकला है, एक हैंगर में ले जाके सब कुछ लेआउट होगा, एक एक टुकड़ा, कुछ भी जो क्रैश साइट पे था, एक एक टुकड़ा निकाल के एक हैंगर में लेआउट होगा, पूरा एयरक्राफ्ट को रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा, जितना भी जला हुआ उसका वो पार्ट, भले ही नट बोल्ट हो, वो रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा पूरा एयरक्राफ्ट को। फिर अंदाजा स्ट्रेस देखेंगे, किसका कितना डैमेज हुआ, कहाँ लगा, किस वजह से लगा। इंजन का एक मेजर हिस्सा मिला है उनको, काफ़ी हद तक इंटैक्ट है, उसके अंदर के हिस्से पुर्जे सब कुछ चेक होंगे अल्ट्रासाउंड से कि कोई टूटा था या कुछ लगा था उस पर, डेंट्स कितने थे, सब कुछ चेक हो। कितना टाइम लगता है रिपोर्ट बनने में पूरा? आईकॉव मैंडेट करता है एज वेल एज डीजीसी का रूल मैंडेट करता है, 30 दिन के अंदर आपको प्रिलिमिनरी रिपोर्ट देना होता है कि बेस्ड ऑन ये फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर का डेटा, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, आई विटनेस अकाउंट्स, एटीसी का स्टेटमेंट, सब बेसिस पे एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आपको दर्ज करना होता है कि क्या आपको मिला है, क्या प्रॉबेबल कॉजेज आपको लग रहे, बाकी इन्वेस्टिगेशन किस डायरेक्शन में जा रहा है। ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट 30 दिन के अंदर सबमिट करना होता है इंक्वायरी टीम को।
एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। क्या इसके अलावा भी कुछ चेक्स होते? क्योंकि मुझे पता चला था, आज मैं कहीं तो देख रहा था या पढ़ रहा था कि डीजीसीए ने एक एयर इंडिया को ऑलरेडी मई के टाइम पे या शायद जून के टाइम पे, आई एम नॉट श्योर, दोनों में से कुछ था, उनको बताया था कि आपके कुछ फ्लाइट्स में या कुछ इसमें एयरक्राफ्ट्स के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो एक्सपायर्ड हैं या नहीं सही से काम कर रही हैं, और उसके लिए 15 दिन का टाइम लिया गया उसको बताने के लिए। आई एम नॉट श्योर वो बताया गया था कि नहीं बताया गया, लेकिन जब अगर इस तरह के चेक्स हो रहे हैं और रेगुलर होते होंगे ऑफ कोर्स, पीरियोडिक ऑडिट्स तो डीजीसीए करता ही करता है। तो उसके Okay. बाद भी अगर ऐसे हादसे हो रहे तो इस पे क्या हम नेग्लिजेंस भी मान सकते हैं कहीं ना कहीं? नहीं, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस इसमें कोई मतलब कोई नेग्लिजेंस नहीं हो सकती? कोई नेग्लिजेंस की गुंजाइश मुझे तो नजर नहीं आ रही, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि नेग्लिजेंस दिखे कुछ। जहाज उड़ा, इंजन्स में थ्रस्ट खत्म हो गया, और जिस तरह की रिपोर्ट की बात आ रही थी सामने, कई चैनल्स ने चलाया भी आज, कि इस तरह की रिपोर्ट्स थी कि बताया गया था और कुछ इक्विपमेंट्स के बारे में बात हुई थी। इन केसेस में उन फ्लाइट्स को उड़ने की परमिशन नहीं मिलती होगी? हर जहाज का एयरवर्दीनेस सर्टिफिकेट अलग है। अच्छा। हर एक जहाज का। तो अगर आपके पास 100 जहाज है, हर एक जहाज का सर्विसिंग स्केड्यूल, पार्ट्स का स्केड्यूल, हर चीज अलग होगा। उसका एयरक्राफ्ट इंस्पेक्शन, एनुअल एयरवर्दीनेस रिव्यू सर्टिफिकेट कहते हैं, एआरसी, हर जहाज का अलग होगा। तो इस जहाज को एयरवर्दीनेस रिव्यू सर्टिफिकेट मिला होगा। कब लास्ट मिला वो चेक करेंगे। एयरवर्दीनेस रिव्यू सर्टिफिकेट जब दिया जाएगा, फिजिकल इंस्पेक्शन करने आते हैं डीजीसीए के लोग, एक एक डॉक्यूमेंट जहाज को फिजिकली भी इंस्पेक्ट करेंगे, कोई पार्ट ड्यूट तो नहीं है, सब कुछ। उसके बाद वो एयरवर्दीनेस रिव्यू सर्टिफिकेट देंगे, जिसका वैलिडिटी सिर्फ 12 महीने है। ओके। लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कि अलग सा माहौल बन गया है। ऐसे इंसिडेंट होते हैं, उसके बाद लोग बड़ा जागरूक हो जाते हैं, लोग डरेंगे भी फ्लाइट्स में जाने से। और जैसी कंडीशंस कई बार हम फ्लाइट्स की देखते हैं, क्या ऐसा नहीं होता कि वो लोग उनको एक्सचेंज करें या फिर उनको अपग्रेड करें? क्या ये बहुत कॉस्टली हो जाता है उनको ये करना? अगर हम इंफोटेनमेंट सिस्टम की हम जब बात कर रहे थे, आज कुर्सी टूटी हुई की बात कर रहे हैं या एसी नहीं काम कर रहा है उसकी बात करें, तो ये जो सर्विस है उसी के पैसे ये लोग चार्ज करते हैं। लोग जाते भी इसीलिए, इट्स नॉट अबाउट सेविंग टाइम। वो कहते हैं कि नहीं, हम फ्लाइट से जा रहे हैं तो ये सर्विसेज तो बेसिक ही मिलनी चाहिए। एंड देन देयर आर पीपल जो बिजनेस क्लास पे बैठ रहे हैं। अब हम A380 की बात नहीं करते जहाँ पे अलग ही उनको सेक्शन मिल जाता है। जनरली तो एक ही जगह पे आगे बिजनेस क्लास है, पीछे इकोनॉमी चल रही है। सभी को सेम प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है, लेकिन टिकट के प्राइस इतने हाई होते हैं, इसका कोई जवाब नहीं। फिर भी वो सर्विसेज नहीं मिलती। तो इस पे क्या कोई भी डिपार्टमेंट आके या एयरलाइंस वाले इस पे चेक नहीं करते या उनको उसको ठीक करने की कोशिश नहीं करते? देखिए, हर एयरक्राफ्ट में ना एक लिस्ट होता है, उसको कहते हैं मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट। जहाज को उड़ने से पहले उतना मिनिमम इक्विपमेंट सर्विसेबल होना चाहिए। मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट में अगर आपका एयर कंडीशनिंग काम नहीं कर रहा है, वो प्रोसीजर क्या कहेगा? अच्छा ठीक है भैया, एयरक्राफ्ट कूलिंग यूनिट लगाओ ग्राउंड पे। तो बड़े एयरपोर्ट्स पे मोस्टली ऑक्सिलरी पावर यूनिट जो होता है, बिना इंजन चालू किए हुए, एक छोटा सा इंजन होता है टेल पे, एक छोटा सा एग्जॉस्ट देखोगे आप, उसको कहते हैं ऑक्सिलरी पावर यूनिट। वो छोटा इंजन समझ लो, जनरेटर समझ लो, जिससे एयर कंडीशनिंग चलता है, आपका एयरक्राफ्ट का लाइटिंग चलता है, आपका कॉकपिट के सारे इंस्ट्रूमेंट्स चलते हैं, सब कुछ चलते हैं ग्राउंड पे। ठीक है, हवा में भी उसको इस्तेमाल किया जा सकता है लाइट के लिए। अगर कोई एक इंजन बंद हो गया, आपका ऑक्सिलरी पावर यूनिट ऑन करोगे ताकि बाकी सिस्टम को पावर मिलता रहे। ठीक है, तो खर्चा कम करने के लिए, वो भी तो तेल पी रहा इंजन है, तो ग्राउंड पे एक होता है एयर कंडीशनिंग यूनिट, एक होता है ग्राउंड पावर यूनिट। वो ग्राउंड पावर यूनिट आपको पावर दे रहा है, एयर कंडीशनिंग यूनिट आप कभी देखोगे इतना मोटा सा पाइप आपको दिखेगा जहाज के नीचे से कनेक्ट किया हुआ है, जिससे ठंडी हवा आ रही है। मतलब एक्सटर्नल एयर कंडीशनिंग यूनिट है जो आपको जमीन पे ठंडा कर रहा है। अब जमीन पे इतना हीट है कि 1 मिनट उसको डिस्कनेक्ट किया, आपके घर के अंदर अगर बाहर 45 डिग्री टेम्परेचर है, आपके एसी बंद हो जाए, कितनी देर लगेगा आपको पसीना आने में? ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट। फैन चल रहा है तो शायद 10 मिनट।
जहाज के अंदर तो कोई फैन नहीं है। अगर एक बार वो एसी यूनिट निकाल दिया आपने और एयर कंडीशनिंग आपका चल नहीं रहा, जब तक आप 5-10 हज़ार फीट तक उड़े नहीं, जब आपका बाहर का तापमान कम है, तब आप कंफर्टेबल फील करोगे। तो कभी-कभी एयरलाइन पैसे बचाने के चक्कर में ग्राउंड पे एयर कंडीशनिंग चलाते नहीं है। ये एक प्रैक्टिस है, सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर के देशों में भी, रायनेयर हो या यूएसए लेकिन में इंडिया में नहीं साउथवेस्ट लगता हो। आपको कि कुछ ज्यादा है ये प्रैक्टिस? हर नहीं, कोई कोशिश कर रहा है कि नहीं, बहुत सारे लोगों ने नहीं, बोला भी है ऐसा। ट्रस्ट मी, हम ऐसे टेम्परेचर्स और ऐसे माहौल में फ्लाई करते हैं कि हमें लगता है कि ज़्यादा है। मगर आप यूएसए में भी चले जाओ, आप साउथ वेस्ट में बैठ जाओ, वहाँ पे तो सीटिंग भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे लेकिन है। साउथ वेस्ट स्टिल बेटर, क्योंकि साउथ वेस्ट में कम से कम ये रहता है कि आप लगेज ले आ सकते हो, बाकी में तो ले आ भी नहीं सकते। एक लगेज तो फ्री है साउथ वेस्ट में। लेकिन हाँ, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में भी उनका एक सीधा सा रूल है ना कि आपने ABC अपना सेगमेंट बनाया यूएस में, और आपको चेक इन पे है कि आप बैठे रहते हैं लोग कि चेक इन करूं पहले, वहां पे सीट अलॉट नहीं होती, उनका वही सिस्टम है। सो इट्स लाइक बस सर्विस। बस सर्विस। बस में चढ़े आप, हाँ। चलो भाई ये सीट मेरा है। ये तो मैं मानता हूँ कि वहां Yeah. पर ये प्रॉब्लम होती है, जो सबसे ए सेगमेंट में जो गया वो सारे विंडो सीट्स ले लेते हैं, Yeah. उसके And बाद you वाले won't जो even सबसे get, एंड वाला है उसको तो आपको जो कोई मिल जाए। पानी भी नहीं पूछेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं Southwest। मिलता। तो so yes, there are some pluses and minuses. We are an aviation industry is fast evolving. We are one of the fastest growing aviation industry. सब बहुत फास्ट ग्रोथ है हमारे इंडिया में। जितने नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं उसमें सुविधा है, आप मानोगे नहीं, इंडिया में 64 एयरपोर्ट्स पिछले 5 साल में कमीशन हुए जहाँ पे GPS अप्रोचेस है, RNAV RNP अप्रोचेस है। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रही है, मैं बहुत रेगुलरली फॉलो करता हूँ और प्रशंसा करने की ज़रूरत है कि जिस हिसाब से तरक्की हो रही है, एयरफील्ड्स की मरम्मत हो रही है, एज वेल एज नए एयरफील्ड्स बनाए जा रहे हैं, और जो एग्जिस्टिंग एयरफील्ड है उनके यहाँ जहाँ पे लैंडिंग एड्स पहले कभी थे ही नहीं, वो सब अपग्रेड किए जा रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्प्रूव हो रहा है एंड धीरे धीरे सर्विसेज भी इम्प्रूव होते जाएंगे। वेयर डू यू सी दी चांस टू अपग्रेड दी एयरप्लेन्स? कहीं पर ऐसा भी है कि आपको लगता है कि ये एरिया जो है इनको थोड़ा सही करना चाहिए, ये एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है? जब कंपटीशन होगा सर्विसेज अपने आप इम्प्रूव होंगे। कंपटीशन तो बहुत है, कहाँ पे कम है? दैट कंपटीशन कम है अभी भी, इतने प्लेयर्स है नहीं, 2 ही मेजर प्लेयर है, एयर इंडिया और इंडिगो। आकाशा अभी धीरे धीरे आ रहे, लेस देन 5% मार्केट शेयर है। जब कंपटीशन बढ़ेगा अपने आप सर्विसेज इम्प्रूव होंगे। बट ऑल्सो उसका एक डाउन साइड भी है। जब एक एयरलाइन को पता है हमारे अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है इस सेक्टर में, चाहे अयोध्या की फ्लाइट ले लो या कहीं और की फ्लाइट, किशनगढ़ की फ्लाइट ले लो। किशनगढ़ ब्रांड न्यू एयरपोर्ट है, 8-10 साल पहले खुला है। कितने 4-5 फ्लाइटें जाती हैं दिन में, दिल्ली से 2 फ्लाइटें जाती होंगी। अगर आपने दोनों मिस कर दिए या एक मिस कर दिया, दूसरे पे अगर 10,000 की भी टिकट हो गया, वही एक ऑप्शन है आपके पास। सर्विस अच्छा हो बुरा हो, या तो आप रोड पे चले जाओ भाई, 8-10 घंटे लग जाए, उससे अच्छा आप 40 मिनट में पहुंच गए भाई। तो वो एक गिव एंड टेक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है एयरलाइंस का। तो सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री होना चाहिए वैसे, बट आई थिंक धीरे धीरे एयर इंडिया अपने सर्विसेज इम्प्रूव करेगा। देखो अभी आपने कहा इम्प्रूव कब होगा, इंडिगो भी आ गया ना, उन्होंने इंडिगो स्ट्रेचिंग इंट्रोड्यूस किया, बिजनेस क्लास, इंडिगो का बिजनेस क्लास। तो क्यों किया? पहले तो वो क्या, हम तो लो कॉस्ट कैरियर है, हमें तो ज़रूरत ही नहीं बिजनेस क्लास का, हम तो कभी गरम खाना भी नहीं देंगे। अगर वो सब कर रहे हैं ना, क्योंकि डिमांड है, और जो सेक्टर्स स्पेशली इंटरनेशनल सेक्टर वो फ्लाई करना चाहते हैं, यूरोपियन क्लाइंट्स है, वो तो डिमांड करेंगे। तो और उसमें ऑप्शंस ज़्यादा है, जहाँ पे सिमिलर प्राइस रेंज में आपको हॉट मील मिल रहा है और बिजनेस क्लास भी मिल रहा है, तो इंडिगो लूज आउट कर रहा है, तो तभी तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। तो धीरे धीरे ये इवॉल्व होगा,
सर्विसेज भी इम्प्रूव होंगे धीरे धीरे, बट वो एक इवॉल्विंग प्रोसेस है। कस्टमर कंफर्ट एंड सर्विसेज वो लो प्रायोरिटी पे ही रहेंगे। सेफ्टी मेरे हिसाब से जब तक सेफ्टी और एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइमरी गोल रहेगा, सर्विसेज धीरे धीरे वो भी आते जाएंगे। तो टेक्निकली हमें इस हादसे के लिए किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए, दैट्स व्हाट यू आर टेलिंग। असलियत तो आएगी सामने। ब्लेम इफ अगर सही में बर्ड्स घुसने की वजह से आप बर्ड को थोड़ी ब्लेम कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं कि भैया सर्विलेंस हम बढ़ाएंगे, एंटी बर्ड मेजर्स है बहुत सारे, है सारे एयरफील्ड्स पे। लो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स हम जनरेट करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड भी देते हैं बर्ड्स को स्केयर करने के लिए। बर्ड शूटर भी एम्प्लॉय करते हैं कि भाई 10 का झुंड रनवे पे बैठ गया तो उनको मारने के लिए भी हम एम्प्लॉय करते हैं। बहुत सारे मेजर्स है, हमें और मेजर्स करने पड़ेंगे, स्पेशली एट एयरपोर्ट्स लाइक अहमदाबाद। अगर बर्ड कॉज निकला, बहुत बड़ा कॉज है वो इस एक्सीडेंट में, जब तक वो रूल आउट ना हो जाए, अगर वो है तो कुछ और मेजर्स हमें और इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे, एंटी बर्ड मेजर्स, जिसके होते हुए बर्ड्स एयरपोर्ट के विसिनिटी में जितने रेजिडेंशियल एरियाज है वहाँ पे चिकन मटन के शॉप्स ये सब बंद कराने पड़ेंगे, वो अट्रैक्ट करते हैं बर्ड्स। वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम्स और रिफाइन करने पड़ेंगे जिसके वजह से बर्ड्स आते हैं। तो ये सब सिस्टम्स हमें और स्ट्रिंजेंटली इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे टू अवॉइड बर्ड्स। लेकिन क्या इतनी हाइट पे, जितनी हाइट पे प्लेन था, बर्ड्स के होने की पॉसिबिलिटीज हैं? बिल्कुल सर, 3000-4000 फीट तक वल्चर जा सकते हैं। ओके, मतलब ये पॉसिबिलिटी है। बिल्कुल, ये वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज हम मान के चल रहे हैं कि ये हो सकता है। बिल्कुल सर। एक और वर्ड बड़ा लोगों ने सुना अब, मेडे मेडे मेडे, इसको थोड़ा सा समझाइए लोगों के लिए कि क्या होता है ये। मेडे 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 ये शब्द जो है एक फ्रेंच शब्द से ओरिजिनेट हुआ है। इसका ग्लोबल मीनिंग ये है, 3 बार बोलने से मेडे मेडे मेडे, ये इंडिकेट कर रहा है कि मेरे जहाज में या शिप में भी यूज करते हैं कि मेडे 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 मतलब कोई मेजर इमरजेंसी है और वो आप जो बाकी लोगों को जाहिर कर रहे हो कि भाई मेरे जहाज में प्रॉब्लम है। ये आखिरी शब्द ये होते हैं? सिर्फ नहीं, ये पहला शब्द होता है। अच्छा। और इमरजेंसी के मामले में एक और शब्द यूज होता है, पैन पैन पैन, मतलब पैनिक। ओके, ठीक है, मतलब मेडे से एक स्टेप नीचे। मेडे मेजर इमरजेंसी है, रेड वार्निंग मेडे। अगर उससे पहले का वो कोई ऐसा सिचुएशन है, पैन पैन वेदर के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस हो गया, एटीसी कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, आप अपने हाइट पे मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, तो आप बाकी सब जहाज आपके आसपास को बताओगे कि पैन 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 भाई मैं इस हाइट से नीचे उतर रहा हूँ, मुझे रडार से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। मेडे भी वैसे ही आपके आसपास के सारे जहाज़ों को आप बता रहे हो मैं इमरजेंसी में हूँ, चुप हो जाना। हवा में जितने जहाज है मेडे सुनते ही सब चुप हो जाते हैं, क्योंकि भाई ये इमरजेंसी जहाज है। तो उन्हीं की बात एटीसी से हो सकती है उस टाइम। हाँ, ताकि एटीसी को आप जैसे ये कॉल दोगे, एटीसी भी अपना सारा अटेंशन बाकी सबको चुप करा के आपके ऊपर, क्योंकि ये जहाज इमरजेंसी में, इसको ज़रूरत है हमारी, कोई असिस्टेंस दे दे, हम कुछ बताना चाहता है, जहाज में आग लगा हुआ है, कुछ बताए, लेट से समझ लो कि आग लगी हुई थी, मेडे 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 एयर इंडिया सो एंड सो फायर वार्निंग। पीछे तो इंजन तो दिखते नहीं कॉकपिट से, तो आपको तो सिर्फ एक इंडिकेशन आया, फायर का वार्निंग का लाइट आया, तो आपके हिसाब से फायर लगाओ भाई, क्योंकि वहां सेंसर बता रहे हैं भाई यहाँ आग लगी हुई है। हाँ, आप उसको जो चेकलिस्ट है उसको फॉलो करने के बाद जो एरोस्टेस है उसको बुला के बोल सकते हो कि भैया चेक करो उस तरफ विंग के ऊपर आग लगी हुई है क्या इंजन पे। वो भी एक तरीका है फिजिकल वेरिफिकेशन करना, मगर वो बहुत बाद में आता है। अगर आपका चेकलिस्ट कहता है कि भाई एटीसी को बताओ,
ताकि वो बाकी जहाज को आपसे दूर रखे, आपके लिए कॉरिडोर क्रिएट करे, बोथ वर्टिकली एज वेल एज हॉरिजॉन्टली, कि आपके लिए एक सेफ्टी जोन क्रिएट करे कि आपके ऊपर सारा फोकस आपके ऊपर है। तो मीडिया का एक महत्वपूर्ण वो है कि सबको पता चले कि ये जहाज में इमरजेंसी है और सारा फोकस इस पे है। सो हाउ डू दे डू दिस कि जब ब्रेस पोजीशन के लिए बोला जाता है तो मीडे उस टाइम पे बोला जाता है या नहीं? नहीं नहीं, ब्रेस के लिए मीडे का कोई इज मतलब नहीं व्हेन है। यू आर, आपका जहाज क्रैश लैंड करने वाला है, तब कैबिन, आपका जो एरोस्टेस कैबिन क्रू है वो बोलते हैं ब्रेस पोजीशन। लेकिन वो उस टाइम पे भी क्या मीडे बोलते हैं, ये ब्रेस पोजीशन नहीं से पहले नहीं, वो नहीं वो बोलते हैं? ओके मोस्टली पायलट बोलेगा ब्रेस फॉर इम्पैक्ट। ओके, ब्रेस फॉर इम्पैक्ट। हाँ। ओके, दैट्स अ डिफरेंट सिचुएशन ऑल टुगेदर। ओके, यहाँ इतना टाइम भी नहीं मिला होगा, नहीं मिला होगा सर। 10 सेकंड 12 सेकंड, आप आँख जब झपकते ही 3-4 सेकंड ऐसे ही खत्म हो गया। हम्म, बहुत बुरा हुआ है जिनके साथ ये हादसा हुआ, उनके परिवार के साथ। कई लोगों ने परिवार खो दिए हैं पूरे पूरे। अभी हुआ था कि जो परिवार है उनको 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। आई थिंक वो उनकी उसका ज़िंदगी कोई के लिए महत्व है नहीं, महत्व नहीं है। एक ज़िंदगी चली गई, वो वापस नहीं जान है आएगी। तो जहान है। लेकिन सर प्लीज़ एक चीज़ और आखिरी में जानना चाहूँगा आपसे कि क्या प्रिकॉशंस एक आम आदमी सोच कर चले? ये तो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल था, लेकिन लोअर लेवल इम्पैक्ट्स में अगर कभी भी हादसा किसी के साथ कभी भी कहीं भी हो सकता है, क्या कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स होते हैं जो हर इंसान को थोड़ा फ्लाइट में जाने से पहले सोचने चाहिए कि हाँ, अगर ऐसा होता है तो आई शुड बी रेडी फॉर इट? सर देखो, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स सब इन प्लेस है, वो सब टेस्टेड एंड ट्राइड प्रोटोकॉल्स है। जब वो सेफ्टी वीडियो चलता है, मुझे लगता है 90% तो कभी सुनते भी नहीं होंगे। और आजकल के ज़माने में तो, वो पुराने ज़माने में एयर होस्टेस बताती थी कि ऐसे पहनो, हुँ, आजकल तो सब जगह तो वीडियो चलता है। हुँ, छोटे जहाज़ों पे जिसमें वीडियो का फैसिलिटी नहीं है, वहाँ अभी भी एयर होस्टेस डिस्प्ले करते हैं कि लाइफ जैकेट ऐसे पहनिए। एक बहुत महत्वपूर्ण एडवाइस देते हैं एयर होस्टेस, अपना मास्क पहले पहनिए किसी और का सहायता करने से पहले। हुँ, कोई नहीं सुनता, नहीं सुनते। वो इसीलिए है वो एडवाइस कि आप पहनोगे, अपने आप को बचाओगे, तभी तो किसी और का बचाव कर पाओगे, हुँ, किसी और को हेल्प कर पाओगे। अब वो किसी और आदमी का मास्क पहना है, वो खुद ही आप बेहोश हो गए तो फायदा क्या है? हुँ, तो जब तक एज पैसेंजर आप अवेयर रहे, एजुकेटेड रहे, और जो आपको बताया जा रहा है सेफ्टी मेजर्स वो आप फॉलो करोगे, वो आपका 9 आउट ऑफ 10 केसेस में, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस छोड़ के 9 आउट ऑफ 10 केस में आपको बचाएगा। तो वी शुड लिसन टू व्हाट एयर लोग होस्टेसेस आर जो है टेलिंग। जूते उतार लेते हैं, हुँ, टेको जहाज में बैठे जूते उतार लिए। अगर आपका जहाज टेक ऑफ रिजेक्ट कर दिया रनवे पे और इमरजेंसी इवैक्यूएशन होना है, आप जूते पहनने बैठोगे? पैसेंजर अवेयरनेस आप बहुत जगह देखोगे, स्लाइड से नीचे उतर रहे हैं अपना सामान लेके। यस। सामान किस लिए बोलते हैं? सामान में वो व्हील का शार्प आइटम होता है, उस वो अगर उस स्लाइड पे टकरा गया, वो स्लाइड पंचर हो जाएगा, आप तो निकल गए, बाकी सबके लिए फुस हो गया। हुँ, तो हर चीज़ का एक महत्व है। अगर हर इंसान फॉलो करे, अगर 50 का स्पीड लिमिट लगाया गया दिल्ली एनसीआर में, किसी ने कुछ सोच के ही लगाया होगा, हमें लगता है यार, हाँ, कभी-कभी लगता है यार बहुत कम है ये तो स्पीड, ज़्यादा होना चाहिए। आप देखो एक्सप्रेस वे पे स्पीड 100 है, लोग 150 पे चलाते हैं। जहाँ 100 है 150 पे चलाएँगे, जब 50 है वो 100 पे चलाएँगे। हुँ, तो एक्सीडेंट तो होना मुनासिब तो है ही। ना आपका आपका टायर टेम्परेचर क्या वो कैटर कर सकता है 150 की स्पीड इंडियन रोड पे? रोड तो कैटर कर लेगा, रोड तो बढ़िया है। आपको अगर 150 पे चलाना है तो आप नाइट्रोजन भरवाइए, ताकि आपका टायर टेम्परेचर जो है विद इन लिमिट। आजकल तो टायर टेम्परेचर दिखता है आपको, मॉडर्न यस, मोस्ट यस। कार्स पे टायर टेम्परेचर दिखता है। हुँ, आप कभी भी देखना, 36 आप भर रहे हो, 35-36 भरवाते हो आप, एक्सप्रेस वे पे गाड़ी चलाना, धीरे धीरे 40, हो जाता है। 42, 44, हुँ, टायर प्रेशर बढ़ गया है। हुँ, तो सोचो उसमें 45 डिग्री टेम्परेचर और तड़का लगा दो, तो टायर कभी तो फटेगा।
करेक्ट। तो इवन मतलब इन कहने का एविएशन, मतलब है कि हमें अपने आप को पहले तो खुद को, अगर ऐसे कंडीशंस में तो नहीं कह सकते, जनरल कंडीशंस में इंसान को थोड़ा सा सतर्क रहना जरूरी है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर आपने हैविंग मी। बहुत टायर्ड रहे आप, आज पूरा आपका दिन रहा, लेकिन थैंक यू सो मच हमारे आई कहने पर एंजॉय आप टॉकिंग अबाउट आए। एविएशन, सो आई एम ऑलवेज अप टू इट। और हमें चाहिए था कि Thank you. हम लोगों तक एक जानकारी दे सकें और Thank you, sir. रिस्पॉन्सिबली उनको बता सके कि क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, सबको जानना है। लेकिन इसके साथ हम ये भी बताना चाहते हैं कि वो कैसे प्रिकॉशंस ले सकते हैं, कैसे ठीक रहें। हम ये कह सकते हैं सब अपना ख्याल रखें, सब खुश रहें और ऐसे हादसे ना हो। Thank you, sir. Thank Thank you, you, Mohit. thank you, sir. And I wish you all the best. थैंक यू। जय हिंद, जय जय भारत, जय जय श्री राम।